स्टूडेंट, कल हमने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। ऑडियो थी जो लास्ट मैंने आपको करवाई थी, इसमें आइलैंड और डेजर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उस 2 चैप्टर में जो लास्ट हमने चैप्टर किया था रिलीफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, उसमें हमने क्या किया था, इंडिया को 5 डिवीज़न में बांटा था और उस 5 डिवीज़न में हमने ईस्टर्न, वेस्टर्न, माउंटेन, हिमालय सिस्टम, देन अपना प्लेन, नदरन प्लेन में बाबर, बांगर, खादर, तराई रीजन के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पेनिनसुलर इंडिया जो साउथ में अपना तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और डेजर्ट के बारे में लास्ट और अपना आइलैंड के बारे में किया था। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगी पहले 5 या 4 चैप्टर आपको, लेकिन 2-3 बार पढ़ने के बाद मुश्किल कुछ भी नहीं है। जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे वो याद करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझाना। लेकिन जैसे भी आप जितना भी आपसे बन पड़ रहा है अभी आपको ऐसे ही करना है और याद करने की कोशिश भी करना है 2 बार 3 बार। मैथ प्रैक्टिस जितनी करोगे आपको उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, कम टू द पॉइंट। अब हम 3rd चैप्टर करेंगे जिसमें ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अपवाह तंत्र इसको कहते हैं। अब हम भारत की नदियों के बारे में जानेंगे कि भारत में कितनी नदियां हैं, किस सोर्स से निकलती हैं, कितना पानी देती हैं, किस किस स्टेट से जाती हैं, उद्गम स्रोत क्या है और कहाँ जाके वो मिलती हैं, कहाँ से निकलती हैं आदि के बारे में। हम इसको अपनी सुविधा के लिए 2 पार्ट में बांट लेंगे, एक नदरन एक साउथ में। जो नदरन है नॉर्थ को हम पहले 2 दिनों में करेंगे और साउथ का हम नेक्स्ट दिन करेंगे। तो आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो सिंधु रिवर सिस्टम है। ऊपर अपने ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु 3 मेन रिवर्स हैं। फिर हम उसको पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि रावी, ब्यास, झेलम, सतलुज, ये अपनी ऊपर सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके बारे में आज का जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा सिंधु रिवर के ऊपर रहेगा। और कल गंगा और फिर परसों आपको पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसा कि आप चैप्टर देख रहे हो, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ने से पहले क्यों ना हम अपवाह को ही जान लेते हैं कि अपवाह क्या होता है। अपवाह, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि अपवाह क्या होता है। वाहिकाओं के रूप में जब पानी जाता है, ऐसे कोई वाहिकाएं नलियां वाहिकाओं के रूप में जब पानी बहता है तो उसको अपवाह कहते हैं। अब मैं नॉर्मल लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज में आपको बताऊं, छोटी छोटी गलियां सी होती है, जैसे ही पानी की स्टार्टिंग होती है जितनी नलियां होती हैं उसको अपवाह कहते हैं। अब ये अपवाह तंत्र क्या है, जब ये डिफरेंट टाइप की वाहिकाएं बनाकर एक क्या बनाती हैं, जाल बना लेती हैं, इसको अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। वाहिका अपवाह जब नाली के रूप में बहना स्टार्ट हो जाता है, जब बहुत सारी ये नलिकाएं बन जाती हैं, एक मेन चैनल का सिस्टम ले लेती हैं, तो इसको अपवाह तंत्र कहते हैं। अब ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। अब ड्रेनेज बेसिन होता है कि मान लिया किसी की ढाल, जो अपनी इंडिया की ढाल है वो वेस्ट टू ईस्ट है, ऐसे स्लोप ऐसे है ना, ऐसे स्लोप है, तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ इसी फ्लो में बहने लग जाती हैं, इसी तरफ ढाल होता है, तो पूरा एक लिंक होता है, पूरी नदियों का एक सिस्टम होता है, उसको कहते हैं अपवाह बेसिन, ठीक है। 3 चीजें आपको पता लगी, अपवाह किसे कहते हैं, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, और अपवाह क्षेत्र जो बेसिन है, कैचमेंट। अब कैचमेंट एरिया भी होता है, कैचमेंट एरिया ये पूरा एक एरिया है, इसका फ्लो इधर है। अब जितने एरिया से ये पानी ले रहा है, जितने एरिया को कवर कर रहा है वो उसका कैचमेंट एरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हमने यहाँ ये कवर किया। उसके बाद 3 चीजें आपने जान ली। अब पता लग गया होगा कि किसे कहते हैं अपवाह तंत्र, किसे कहते हैं अपवाह बेसिन, आपका क्या होता है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, कि हम अपने जो अपवाह तंत्र है, जो वाहिकाएं हैं, उनको किन किन पार्ट में बांट सकते हैं। अब हम उनको 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो अपने वाटर को कहाँ पे डिस्चार्ज कर रही है। इंडिया जो है, इंडिया के मैप में ऐसे आप देखोगे तो कुछ नदियाँ हैं जो इसकी तरफ फ्लो होती हैं, कुछ नदियाँ हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। लेकिन अपने भारत का ढाल ऐसे होने की वजह से, है ना, वेस्ट टू ईस्ट होने की वजह से ज़्यादातर नदियाँ अपनी कहाँ जाती हैं, ज़्यादातर नदियाँ अपनी बंगाल की बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, इधर की तरफ जाती हैं। तो इधर की तरफ 77% वाटर डिस्चार्ज जो वो अपना वेस्ट की तरफ होता है। गंगा रिवर होगी, आपकी ब्रह्मपुत्र होगी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो भी नदियाँ हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं। क्यों बहती हैं वो मैंने वो भी बता दिया है। सिर्फ 23% ऐसी नदियाँ हैं
सागर में अपने पानी को उड़ेलती हैं। कुछ है नर्मदा है, ताप्ती है, पेरियार रिवर है, जो वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं, वो भी किसी घाटी से होते हुए या किसी गैप से होते हुए बहती है, इधर है। तीता ऑन द बेस ऑफ डिस्चार्ज, अपना पानी किस में जा रहा है, बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा है, अरबी सागर में कम। फिर है वाटर शेप है अपवाह, जो क्षेत्र होता है उसके बेस पे, ऑन द बेस ऑफ, सबसे पहले ड्रेनेज बेसिन के अकॉर्डिंग हमने जाना कि वो अपना पानी किस में डिस्चार्ज कर रही है, ठीक है। डिस्चार्ज का मतलब उसने लिया और वहाँ पे अपने पानी को छोड़ दिया, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। उसके बाद है वाटर शेप में हम क्या जानेंगे कि उसने अपना पानी का एरिया कितना बड़ा है, तीन है इसके। सबसे मोर देन 20,000 अगर किलोमीटर एरिया है तो वो बृहद अक्षेत्र के नाम से, बृहद अक्षेत्र एरिया कवरेज माना जाता है। 2000 से 20,000 तक का है तो वो मीडियम माना जाता है, ये ज़्यादा बृहद अक्षेत्र माना जाता है। बिलो 2000 है, 2000 से कम है तो वो मध्यम माना जाता है। इसमें क्या है कि अगर 2000 से ज़्यादा है तो बृहद अक्षेत्र एरिया का, इसमें यहाँ पे अपने 2-3 रिवर हैं जो बड़ी हैं, जो 20,000 के एरिया से ज़्यादा को कवर करते हैं। 14 से ज़्यादा नदियाँ हैं इसमें। उसके बाद 2000 से 20,000 तक है कि इसमें फिर सबसे ज़्यादा जो नदियाँ आती हैं वो अपने बिलो 2000 में आते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं। ये था कैसमेंट एरिया के बेस पे कि उसमें कितने क्षेत्र में वो प्रभावित होती है। अब ओरिजिन का है कि उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो चली है भी, या तो 2 ओरिजिन में भी हमने अभी भी बताया, 2 रिवर सिस्टम हम करेंगे। एक था अपने ऊपर हिमालय है या फिर नीचे पेनिनसुलर इंडिया है, उसमें है कोई माउंटेन है, कोई लेक है, कोई है, लेकिन हम इसको 2 मेन पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पेनिनसुलर रिवर के बारे में और एक किसके बारे में करेंगे, एक हिमालयन रिवर के बारे में। ये सीजनल है या फिर उसमें 12 माह पूरे साल पानी रहता है। ये एक ओवरव्यू था अपवाह तंत्र के बारे में। मेन जो अपनी सिंधु रिवर सिस्टम का आज हमें डिस्कस करना है उसके ऊपर अब हम आते हैं, ठीक है। ये आपको दिखेगा नहीं, वो बारीक मैंने लिखा हुआ है, इसलिए एक नॉर्मल सा डायग्राम मैंने बना है, तो अलग अलग बना के मैं अभी इधर आपको करवाती जाऊँगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इंडस रिवर लेते हैं। ये एक इंडस रिवर है। इंडस रिवर स्टार्ट होते हैं, ये भारत का, मैंने अगर आपको विजुअलाइज हो रहा तो देख सकते हो, मैंने रफली सा बनाया, यहाँ भी बना देती हूँ। ये मैं थोड़ा बड़ा इसलिए क्योंकि बस आपको दिख जाए। ये भारत के ऊपर गर्दन जैसा है, ये गर्दन जैसा है यहाँ। तो ये क्या है, इंडस रिवर सिस्टम है। सबसे पहले अपनी सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमने उसकी रावी, व्यास, झेलम के बारे में, ट्रिब्यूटरीज के बारे में करते हैं। ये जो रिवर है 11.65 लाख किलोमीटर एरिया को कवर करती है और 2880 किलोमीटर की है लंबी नदी है, ठीक है। इतने ज़्यादा एरिया को कवर करती है। अभी निकलती कहाँ से है, ये बोखरचू, ठीक है, बोखरचू है जहाँ से ये निकलती है, बोखरचू, ठीक है, बोखरचू है जहाँ से ये से निकलती है। अब तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, सिंगी फाब के नाम से जाना जाता है, सिंगी खंबन। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है। सिंगी खंबन क्या होता है भाई, शेर का मुख, ठीक है। अब आपके जीके में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नदी को सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है, किसको, सिंधु को। कहाँ पे जाना जाता है, तिब्बत में। कहाँ से निकलती है, बोखरचू से। कितना एरिया है, 11.65 मतलब 11.65 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितनी किलोमीटर, 2880। ये था सारा सिंधु नदी के बारे में, ठीक है। अब ये सिंधु नदी के बारे में यहाँ से निकल के यहाँ पे कहाँ तक जाती है, चिल्लड़ नामक स्थान पे ये पाकिस्तान में एंट्री करती है, ठीक है। अब बौखलाई हुई, इंडिया में आई और इंडिया में आके इसको बड़ा मजा आया, यहाँ से बहती हुई निकली और यहाँ से निकल के जब पाकिस्तान में गई, तो आप भी जाओगे पाकिस्तान में तो चिल्लाओगे, इसीलिए इसको एक निमोनिक से याद रखते हैं कि जैसे पाकिस्तान में गई तो चिल्लड़ नामक स्थान पे एंट्री करती है, ओके।
अब जान लेते हैं सेकंड जो रिवर है अपनी वो कौन सी है, नीचे से ये झेलम चिनाब। अगर आपको ये सही दिख रहा है तो फिर मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे दूसरी अपने आगे क्या हुई, झेलम। ठीक है, झेलम है जो वो कहाँ से निकलती है, वेरीनाग से। ठीक है, कहाँ से निकलती है, वेरीनाग झील से निकलती है। अब इसको ऐसे याद कर लेना है कि झेलना पड़ेगा अगर नाग लड़ा है तो, है ना, झेलना पड़ेगा अगर नाग लड़ा है तो झेलम कहाँ से, वेरीनाग से निकली। अब वेरीनाग क्या है, यहाँ से निकलती हुई ये वुलर झील में आ मिलती है। कहाँ, वुलर झील है। नाग लड़ा, ठीक है, वुलर में गई और झेलना पड़ा। ठीक है, तो नाग लड़ेगा तो झेलना पड़ेगा वुलर को, तो वुलर है। फिर ये है कहाँ पे, ये इसमें झेलम में मिलती है, त्रिम्बू नाम की जगह है जहाँ ये झेलम में मिल जाती है। तीन चीजें याद करनी है आपको। झेलम नदी कहाँ से निकली, वेरीनाग से। कहाँ से होते हुए, वुलर झील से। ठीक है, और इसका कहाँ जाकर मिली, त्रिम्बू नामक में। इसमें मिली सिंधु नदी में। बस दो तीन बातें हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है, उसके बाद अब हम करते हैं चिनाब के बारे में। कहाँ, चिनाब रिवर के बारे में जानते हैं। चिनाब जो रिवर है वो दो रिवर से ट्रिब्यूटरी से बनी है। एक तो है चंदन और एक है भागा। ठीक है, चंदन और भागा दो जगह हैं जहाँ ये ताड़ी में दोनों मिलती हैं। ताड़ी एक जगह का नाम है जहाँ आकर ये दोनों मिलती हैं। और चंदन और भागा, इसको चंदन भागा है जो ये रिवर कहाँ से निकलती है, हिमाचल से निकलती है। वह कौन से, बारालाचा दर्रा से होते हुए। ठीक है, हिमाचल के बारालाचा दर्रा से होते हुए। ये मैंने डायग्राम बना रखा, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखो, यहाँ से ये चिनाब आई और यहाँ पे इसमें मिलती, झेलम में मिलती है। ठीक है, और इसका ये कहाँ मिली है, ये पाकिस्तान में। अब देखो ये इसको निमोनिक से याद रखते हैं। सिंधु नदी जब इधर पाकिस्तान में जाती है तो वो कौन सी जगह थी, रियाबो चिल्हड़ नामक स्थान था। पाकिस्तान में जाएगी तो चिल्लाएगी। अब वेरीनाग है और वेरीनाग इधर आई तो कौन सा था, अखनूर था। बेचारी झेलम का आंखों का नूर चला गया। देखो इसको हम निमोनिक से याद करते हैं। अच्छा भाई, झेलम तो झेलना पड़ेगा अगर नाग लड़ गया, मतलब क्या था ये, इसका सोर्स था जहाँ से, वेरीनाग से। अच्छा, बहुत सारे नाग लड़े और उसको झेलना पड़ा और वुलर झील में गई तो झील में गई और सांप लड़ गया तो उसकी आंखों का नूर चला गया। और ये आंख नूर कहाँ गया, इसका पाकिस्तान में जाकर। निमोनिक्स हो गया ना, याद करने का एक अच्छा तरीका था ये। ठीक है, उसके बाद हमने चिनाब देख लिया, चंद्र और भागा से हिमाचल से निकली, बारालाचा दर्रा है। ठीक है, लाहौल स्पीति, और यहाँ पे कौन सी नदियों से, यहाँ पे आपके से वो क्या है, हाँ यहाँ पे मिलती है। कौन सी जगह पे, अखनूर में उधर मिल जाती है। अब आ गया आपका रावी। ठीक है, चर्चा से आगे रावी आ गया। रावी को भी ऐसे याद कर लेंगे, मजे मजे में पढ़ना। अच्छा, बेरंगी नाम का एक लड़का था। ठीक है, वो कहाँ का था, रोहतक का था। हाँ, वो कहाँ चला गया, हिमाचल प्रदेश चला गया। और हिमाचल में कहाँ गया, कुल्लू में गया। उन्हें क्या खाई, वहाँ पे कुल्फी खाई जाके। तो ऐसे ही निमोनिक से याद करना है हमें कि रावी रोहतांग दर्रे से होती कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी जगह, कुल्लू। वहाँ कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से हुए आती हुई मिलती है। कहाँ पे इसमें मिलती है, इसमें केरल में आके मिलती है। कहाँ पे मिलती है, उसका नाम क्या है, मुल्तान है। मुल्तान में कौन जगह है, दरिया मिलती है और प्लेन एरिया में प्रभावित होती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है कौन कौन सी श्रेणियां हैं आपको पता ही है। यहाँ पे जास्कर है, पंजाब है, लद्दाख है, गिलगित है। हाँ, ये चीज मैं भूल गई थी। सिंधु नदी की कुछ और भी ट्रिब्यूटरी है ऊपर से आपके जो इसमें मिलती है, श्योक, गिलगित, रतलाम, गिरटिक और जास्कर। ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। इसको भी ऐसे याद करना है, गिर टू ग्रत में जाके गिलगित, है ना, गिर टू ग्रत गिलगित में जाके ग्रत। तो रतलाम, गिलगित और जास्कर, जास्कर नहीं, ये शौक लगा उसको। तो ये भी हो गया। रावी का भी पता लग गया, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में, रोहतांग दर्रे से, कहाँ मिली, मुल्तान में, है ना, याद होगा। हिमाचल और भागा, चिनाब, हाँ ठीक है भाई, मुल्तान। अब आ गया आपका व्यास। व्यास का याद, जो ओरिजिन सोर्स है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि
क्योंकि व्यास तो कहाँ से निकलती है, व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है, व्यास कुंड से। अब अच्छा, जहाँ पे व्यास सतलुज में जाकर मिलती है, किसमें मिलती है, सतलुज में जाकर ये व्यास यहाँ मिल रही है, इसको बोलते हैं हरिके। क्या बोलते हैं, हरिके। ठीक है, हरिके अपने बांध गए। हरिके में अपने बाखड़ा नाम ये बांध यहाँ पे बनाया गया है। अब व्यास कितने किलोमीटर है, 615। रावी कितनी है, 725, और ये कितनी थी ऊपर, 720। ठीक है, सिंधु तो ज्यादा थी, 1150। अब इसके बाद है व्यास के बारे में। व्यास 615 है, व्यास कुंड से निकलती है, हरिके नामक जगह पे सतलुज नदी से मिलती है, इससे साउथ में प्रवाहित होती है। इसमें रावी के बारे में बता दिया, रवि का निमोनिक से याद करके, सराय हिंदुस्तान है जहाँ से ये होती हुई अपने आगे चलती है। अब है कुल्लू घाटी के बाद मानसरोवर कैलाश पर्वत से निकलती है कौन, सतलुज नदी। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है कौन, सतलुज नदी। या सॉरी, मानसरोवर से नहीं निकलती। मानसरोवर एक क्या है, झील है, जहाँ उसके पास है, कैलाश पर्वत से निकलती है। ये कोई मानसरोवर झील है, यहाँ से कोई कैलाश पर्वत है, यहाँ से निकलती है अपनी सतलुज नदी। ठीक है, लामचंद बाब के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सी, सिंधु नदी, सॉरी सतलुज नदी को लामचंद बाब के नाम से भी जाना जाता है। और रोपड़ के मैदान में ये प्लेन एरिया में प्रभावित होती है। जहाँ सतलुज नदी व्यास से मिलती है वो हरिके है। यहाँ पे भाखड़ा नामक बांध भी बनाया गया है, जो भारत के बहुत ज्यादा एरिया को इरिगेट करता है। बहुत सारी नहरें यहाँ से निकाली गई हैं। अच्छा, बहुत बड़ा भाखड़ा बांध बना गया है। तो कहने का मतलब ये एक इम्पोर्टेंट सी है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे भाखड़ा नामक के लिए एक फ्यूल का काम करती है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने निमोनिक्स से बताया ऐसे ही आप याद कर सकते हो, कुछ भी याद करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो 2-3 बार, अगर आपको एक बार ये चीज़ याद नहीं होती, 2-3 बार आपको वीडियो को देखना है, उसके बाद आपको बुक से पढ़ना है, उसके बाद आपको मैप में ड्रॉ करना है, फिर अपने आप याद हो जाएंगे। यूज टू हो जाते हैं जब आप किसी भी चीज़ को 3 से 4 बार 5 बार पढ़ते हो। ठीक है, ओके। कल हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, फिर हम पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।